हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे 14th चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हम इस चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं। आज इस सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि चैप्टर क्लोज हो चुका है और इसकी पीडीएफ जितने भी अवेलेबल हैं वो मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा चुका हूँ। तो आप अपना फेयर काम शुरू कर सकते हैं। और साथ ही आज जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल सेशन। देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। वैसे एग्जाम में इस चैप्टर में से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जिस तरह के पूछे जाते हैं हम उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो देखिए, वेरी फर्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है गाइस, ये लिखा है एन अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग टू अ शीट ऑफ सिल्वर पासिंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 × 10⁶ वोल्ट। किसी अल्फा पार्टिकल को सिल्वर पर यानी कि चांदी की परत पर बॉम्बार्ड कराया जाता है, आपतित कराया जाता है और उसे किस विभव से त्वरित किया जाता है 2 × 10⁶ वोल्ट। तो क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो अपन लिख लेते हैं। इसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है गाइस कि अल्फा पार्टिकल है। पहला तो कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को किस वोल्ट से इसको त्वरित किया गया है? 2 × 10⁶ वोल्ट से त्वरित किया गया है और इसको सिल्वर पर आपतित कराया जाता है। और सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है Z, परमाणु क्रमांक, वो 47 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सिल्वर परत पर अल्फा पार्टिकल को हम आपतित करवा रहे हैं। ठीक है, और इस सिल्वर की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? वो होती है 47। इस सिल्वर परत में मैं अगर एटम बनाऊं तो एटम में कुछ इस प्रकार का होगा कि नाभिक पर ही आएगा। नाभिक की स्ट्रक्चर बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इस प्रकार की होती है परमाणु की स्ट्रक्चर के। सेंटर में इसके नाभिक होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वृत्ताकार कक्षा में। तो ये अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक कर रहा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। कि जब अल्फा पार्टिकल इस पे आपतित हो रहा है तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है गाइस, तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि जब अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी जब ये इस पे आपतित हो रहा होता है उस समय इसमें केवल और केवल गतिज ऊर्जा होगी। तो आपतित होते समय इसकी गतिज ऊर्जा अपन को फाइंड आउट करनी है। पहले अपन क्या याद करेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित होते समय इसकी गतिज ऊर्जा। तो देखिए गाइस, हमने विभव के बारे में बहुत बार चर्चा की है कि विभव बेसिकली क्या होता है। विभव होता है इकाई आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि W/Q। यहाँ पर हम जानते हैं कि किया गया कार्य और ऊर्जा एक ही बात है, तो यहाँ W की जगह हम लिख सकते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी, तो K/Q आ जाएगा। ठीक है, जब अपन अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का नाभिक 2He4, यानी इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन के बराबर अगर आवेश होगा तो अल्फा पार्टिकल के लिए आवेश की जगह हम 2 प्रोटॉन पर आवेश का मान लिखेंगे। 2 प्रोटॉन पे आवेश किसके बराबर? 2 और इंटू E। यानी कि अगर मुझे निकालना है गतिज ऊर्जा K, तो गतिज ऊर्जा K किसके बराबर आएगी? इस 2E को विभव से गुणा करेंगे, सो 2E × V, इसकी गतिज ऊर्जा आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी विभव और इंटू आवेश। और आवेश अल्फा पार्टिकल पे कितना आवेश होता है? 2E के बराबर, तो ये आ जाएगा 2 × E। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू विभव कितना है? विभव है 2 × 10⁶ इंटू 2, और E क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये आ जाएगा 1.6 10⁻⁹ ये जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए 2 × 2 4, 4 × 1.6, तो 16 4 कितना आ जाएगा? 64, यानी 6.4 × 10⁻⁻, का 19 और प्लस का 6, माइनस का 13 जूल। यानी कि अल्फा पार्टिकल जब इस सिल्वर परत पर आपतित हो रहा होगा उस समय इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उस समय इसकी गतिज ऊर्जा होगी 6.4 10⁻⁻13 जूल। यानी जब ये अल्फा पार्टिकल इस पे आपतित हो रहा होता है उस समय इस अल्फा पार्टिकल में कितनी ऊर्जा है? उस समय इस अल्फा पार्टिकल में इतनी ऊर्जा है। क्लियर? अब
जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस नाभिक की तरफ बढ़ेगा गाइस, तो क्या होगा, जैसे जैसे इस नाभिक की तरफ बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी और पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी। बता चुका हूं मैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻14 मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये अल्फा पार्टिकल जब इस न्यूक्लियस से मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये नाभिक है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस नाभिक से कितनी दूरी पर होगा, 5 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर होगा, उस समय इस अल्फा पार्टिकल में कितनी गतिज ऊर्जा होगी। भाई स्टार्टिंग में तो इसमें कितनी गतिज ऊर्जा थी, ये थी, लेकिन जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा हम जानते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा तो घटेगी और विद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जब इस नाभिक से ये 5 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर होगा तब इसमें कितनी गतिज ऊर्जा बचेगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इतनी दूरी पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। जितनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से माइनस करेंगे, उतनी ही तो अभी इसमें गतिज ऊर्जा बचेगी। समझिए, मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसमें 5 जूल गतिज ऊर्जा थी, जैसे जैसे ये पास में जा रहा है वैसे वैसे गतिज ऊर्जा तो घट रही है और स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ये इतनी दूरी पर है तब मान लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा आ गई 3 जूल और स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा कितनी थी, 5 जूल। तो इसका मतलब अभी भी इसमें कितनी गतिज ऊर्जा बची हुई होगी, 2 जूल। तो हम क्या करेंगे कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा को माइनस करेंगे। तो इसके लिए हमें इतनी दूरी पर पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से माइनस करेंगे, उतनी गतिज ऊर्जा हमारे पास बचेगी। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट 5 × 10⁻14 मीटर, ठीक है, यानी कि 5 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या ज्ञात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट 5 × 10⁻14 मीटर फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि हम पहले 5 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर लेते हैं। हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, दो आवेशों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U बराबर होता है K Q1 Q2/R, यही होता है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर K Q1 क्या होता है, Q1 है पहला आवेश कौन सा है, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल पर कितना आवेश होता है, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर 2e। और दूसरा कौन सा है आवेश, दूसरा है ये नाभिक पर आवेश कितना होता है, नाभिक पर आवेश होता है प्रोटॉन की संख्या और इनटू एक प्रोटॉन पर आवेश Ze। तो यहाँ से आ जाएगा K Q1 की जगह तो 2e और Q2 की जगह Ze और अपॉन क्या आ जाएगा R। क्लियर, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी U बराबर K, ये देखिए 2 क्या आ जाएगा K Z E इंटू ई का स्क्वायर और अपॉन R, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू आ जाएगा 2K Z E स्क्वायर और अपॉन R। क्लियर, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो देखिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 2K की वैल्यू क्या आएगी 9 × 10⁻9, Z कितना दे रखा है, Z दे रखा है 47 सिल्वर के लिए, इनटू E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि 1.6 10⁻−19 और इसका स्क्वायर और अपॉन R कितनी दूरी पर ये निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं 5 × 10⁻14। इस पूरे को जब अपन सॉल्व करेंगे गाइस, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो U का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, U का मान मेरे पास आ जाएगा 4.33 × 10⁻13, ठीक है, 4.33 × 10⁻13 जूल, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट। अगर आप मान रखोगे तो यही मान आएगा करेक्टली। तो इसका मतलब कि 5 × 10⁻14 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी का मान ये आ जाता है। हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी गतिज ऊर्जा। तो इस दूरी पर गतिज ऊर्जा कैसे होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट 5 × 10⁻14 मीटर, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस Ke में से, ठीक है, इसको मैं Ke2 कह देता हूँ। तो K2 निकालने के लिए हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 में से इस U को क्या कर देंगे माइनस। तो K2 बराबर K1 कितना था, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी इसकी 6.4 10⁻13, तो ये था 6.4 × 10⁻13 में से इस
पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे 4.33 इंटू 10 की घात माइनस 13। तो देखिए दोनों में 10 की घात माइनस 13 कॉमन, 10 की घात माइनस 13 कॉमन, 6.40 और माइनस 4.33, तो ये क्या आ जाएगा 6.40 में से 4.33 गया 2.07, यह आ जाएगा 2.07 इंटू 10 की घात माइनस 13 जूल। यानी कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस नाभिक से 5 इंटू 10 की घात माइनस 14 मीटर की दूरी पर होगा उस समय इसमें अभी भी इतनी गतिज ऊर्जा शेष बची है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी में। थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी ये अल्फा पार्टिकल इस नाभिक की कितनी अधिक कम से कम दूरी पर पहुंच सकता है। तो वो मैंने बताया था, वो कंडीशन कब होगी जब सारी की सारी गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो उस समय ये अल्फा पार्टिकल इस नाभिक के सबसे निकट होगा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच की बात कर लेते हैं, इसको अपन रफ कर देते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच की केस की बात करते हैं। ठीक है, इसका थर्ड केस है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। थर्ड सिचुएशन है क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्लोजेस्ट अप्रोच में मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल नाभिक की तरफ बढ़ता है उसकी गति ऊर्जा तो घटती है और स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। जब सारी की सारी गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी उस समय वो क्लोजेस्ट अप्रोच में होगा। यानी क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 6.4 10 टू द पावर माइनस 13, तो ये था 6.4 10 टू द पावर माइनस 13। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपन ने अभी फाइंड आउट की थी, वो आई थी 2kz ई स्क्वायर और अपॉन आर। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, क्लोजेस्ट अप्रोच आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आर इधर आएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। आर इज इक्वल टू 2, के का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, z का मान दे रखा है 47 और e का स्क्वायर यानी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर और अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। तो क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ से अपन निकाल लेंगे। क्लोजेस्ट अप्रोच की मेरे पास इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 3.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर के आसपास। मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, सो आप इसमें वैल्यू पुट अप करके आंसर गेन कर सकते हो। तो इस पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए इस क्वेश्चन को अपन कर देते हैं रफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइज, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइज। सेकंड क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं अपन। गिवन है पहला तो ये हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम। ऊर्जा दे रखी है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो ऊर्जा E इज इक्वल टू है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसका एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब हमें इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है। कोणीय संवेग, ठीक है, कि इसका कोणीय संवेग क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का। Given the energy of electron in nth orbit is given by En is equal to -13.6 upon n square electron volt। ये दे रखा है कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किससे दी जाती है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी जाती है वो होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसी भी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी जाती है। तो हमें ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझिए कि हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना है। देखिए कोणीय संवेग किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कोणीय संवेग जो होता है mvr वो होता है nh/2π के बराबर। क्लियर। तो हम कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान हमें पता है, उस इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग पता होना चाहिए, कक्षीय त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो इन तीनों को गुणा करके या तो हम इसका कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं या फिर हमें उसकी कक्षा पता हो तो हम सीधे तौर पे यहाँ n का मान रख के और इसका कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला है। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है।
तो हमें पता है दैट En इज गिवन एज, सिंस वी नो दैट टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की जो दी जाती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, ये n स्क्वायर इधर आएगा तो ये इसकी क्या जाएगा नीचे, तो n स्क्वायर बराबर आ जाएगा -13.6 अपॉन -3.4। क्लियर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस और पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर आ जाएगा 136 और बटे 34। इसमें इसका अगर मैं भाग दूं तो एग्जैक्टली 4 बार जाएगा गाइस, तो यहाँ n स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा और 4 का रूट क्या होता है 2। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा ऑर्बिट में। और किसी भी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr वो दिया जाता है nh/2π से। तो इसका कोणीय संवेग किस प्रकार से ज्ञात होगा, अर्थात इसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, एंगुलर मोमेंटम वो क्या आ जाएगा, वो आएगा mvr इज इक्वल टू, इस n की जगह कितना पुट करेंगे अपन 2, तो 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू आ जाएगा h/π, यानी mvr इज इक्वल टू h की जगह आ जाएगा 6.62 10⁻34, हमें ऑलरेडी पता है। और इसमें किसका भाग देना है, पाई यानी कि 3.14 का। तो इसका एंगुलर मोमेंटम mvr, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अप्रोक्स, देखिए इसमें इसका भाग 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.1 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और उस स्थिति में इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 2.1 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अपन रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं गाइस। इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा की हमें तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। विच वेवलेंथ रेंज विल बी ऑन दिस सीरीज, और इस पूरे श्रेणी की तरंगदैर्ध्य की परास क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम में, कौन से एटम में, हाइड्रोजन एटम में कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज की एक तो हमें पहली लाइन की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है, और दूसरा कि उस लाइमन सीरीज की परास कितनी है, मतलब उसमें तरंगदैर्ध्य किस स्टार्टिंग पॉइंट से किस अंत पॉइंट तक होगी, उसमें कितनी सारी तरंगदैर्ध्य हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी भी तरंगदैर्ध्य को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी विकिरण की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। यहाँ पर जब अपन लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो लाइमन सीरीज कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से केवल और केवल प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, ठीक है। सो फॉर लाइमन सीरीज के लिए हमेशा ही n1 का मान 1 होता है और n2 का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखूं तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r 1 - 1/n2 स्क्वायर, यही आएगा, क्योंकि n1 की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर इसमें प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अगर लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है तो इस स्थिति में n2 की जगह कितना रखेंगे, n2 की जगह 2 रखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/λ1, यानी प्रथम विकिरण की तरंगदैर्ध्य, प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य λ1 इज इक्वल टू r 1 - n2 की जगह 2 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा मेरे पास 1/λ1 इज इक्वल टू r की वैल्यू होती है रिडबर्ग नियतांक, और ये क्या होता है 1.09 10⁻⁷ पर मीटर, है ना। 1 - 4 ये आ जाएगा मेरे पास 1/λ1 इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷, 1 माइनस इसका एलसीएम लिया 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 1, यहाँ पे लिख लेते गाइस
ये मेरे पास आ जाएगा 1/λ1 इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7, 4 में 7 गया 3/4, इट बिकम्स 3/4। इसको उल्टा करेंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा λ1 इज इक्वल टू 4/3 और इंटू 1.09 और इंटू 10⁻7। ये 10⁻7 जो है वो नीचे प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यह आएगा λ1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻7 और अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3.47, है ना। तो λ1 की जो अप्रोक्स वैल्यू इसमें मेरे पास निकल के आएगी, इसमें कितनी बार इसका डिवीजन जाएगा, इसमें इसका डिवीजन जाएगा अप्रोक्स 12-15 टाइम्स। तो ये मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ। यहाँ जाएगा 12, 15, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहता है। यह आ जाएगा 15-12 एंगस्ट्रॉम। मतलब हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 12-15 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, फिक्स होती है लगभग, ठीक है। एग्जाम में कई बार इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, तो वो फिक्स होगी गाइस 12-15 एंगस्ट्रॉम के बराबर। हमें दूसरा क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है विच रेंज विल बी ऑन दिस सीरीज, कि सीरीज की रेंज क्या होगी। तो रेंज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो प्रथम रेखा की बात करेंगे और एक सबसे अंतिम रेखा की बात करेंगे। तो प्रथम रेखा के लिए तो हमने n2 का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया, और अंतिम रेखा की बात करेंगे तो n2 का मान कितना लेंगे, अनंत लेंगे। तो इसकी अगर हमें रेंज ज्ञात करनी है, परास ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम n2 की जगह अनंत पुट करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसकी बात करते हैं। चलिए रफ कर देता हूँ इसको मैं। ओके, सो दूसरी अपन बात करते हैं रेंज की, है ना। ये वाला प्लस यूनिवर्सल फॉर्मूला है फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज स्पेशली n1 का मान हमेशा क्या होता है 1, और n2 का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और अनंत, ठीक है। तो लाइमन के लिए आ जाएगा 1/λ r 1 - 1/n2²। अगर मुझे इसकी रेंज की बात करनी तो मुझे अंतिम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी पड़ेगी, और अंतिम के लिए अपन n2 का मान कितना लेंगे, अनंत। सो फॉर द रेंज ऑफ द सीरीज हमें इसकी परास ज्ञात करनी है, तो मेरे पास n2 का मान कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो n2 की जगह अनंत पुट कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। तो रेंज के लिए मैं इसको लैम्डा r कह देता हूँ, है ना। लैम्डा r मतलब सबसे लास्ट वाला, या फिर लैम्डा मतलब रेंज वाली तरंगदैर्घ्य, सबसे लास्ट वाली तरंगदैर्घ्य, या फिर से लैम्डा n इन्फिनिटी कह दो, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं इसे r ही कह देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा r 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होता है, 0। तो मेरे पास आ जाएगा 1/λr इज इक्वल टू r की जगह 1.09 10⁻7, यहाँ केवल क्या बचेगा 1 - 0। इसको उल्टा करूंगा, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा। सो λr इज इक्वल टू 1/1.09 10⁻7। तो ये +7, ये ऊपर आएगा तो -7 हो जाएगा। सो λr इज इक्वल टू 10⁻7 और अपॉन 1.09। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे गाइस तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू फिक्स आएगी, वो होती है 912 के आसपास, ठीक है। सो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 912 इंटू 10 की घात -10 मीटर, और 10 की घात -10 मीटर का एंगस्ट्रॉम कहते हैं, तो λr इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। ये दोनों ही फिक्स होते हैं वैल्यू, तो आप इनको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। इसका मतलब कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा है उसकी तरंगदैर्घ्य तो कितनी आएगी, उसकी तरंगदैर्घ्य तो थी 12-15 एंगस्ट्रॉम, और सबसे लास्ट वाली जो है उसकी है 912 एंगस्ट्रॉम। तो ये 912 एंगस्ट्रॉम से 1215 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। हमने आपको पता हो तो बताया था कि विजिबल स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। तब तो वो हमें दिखाई देती है, नहीं तो नहीं दिखाई देती। इसकी देखो 4000 से कम है, तो इसका मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती है, और इसी वजह से लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट होती है। मैं आपको बता चुका ये किस प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, विजिबल में नहीं आती। तो प्रथम और अंतिम दोनों की है। अगर इसकी मुझे परास ज्ञात करनी है तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इतनी रेंज में ये लाइमन सीरीज बनेगी, ठीक है गाइस। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और रह जाता है जो कि एज एन असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन समझ लीजिए बेसिकली क्या है। द टोटल एनर्जी इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। किसी परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम एक्साइटेड स्टेट यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उस इलेक्ट्रॉन की उस एक्साइटेड स्टेट में एक तो काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है यानी गतिज ऊर्जा, और उसी एक्साइटेड स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट में आपको देता हूँ।
आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और सीधा आंसर मेंशन ना करें, अपना पूरा सॉल्यूशन करके फिर मेंशन करें टेलीग्राम ग्रुप पे। और आपसे नहीं होता है तो मुझे पूछ लें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर गाइस आपका क्लोज हो जाता है। और इस चैप्टर में अगर किसी को कुछ भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं। इसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे थोड़ा सा हल्का फुल्का कनेक्टेड है, ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। स्टार्टिंग का जो इंट्रो पोर्शन है वो इससे कनेक्टेड है, बाकी पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।